अब अपना ये तीसरा है, झांसी में नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप जानते ही हैं बेटा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अब उत्तराधिकार उनके बेटे को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था हड़प नीति के अंतर्गत, और झांसी को कंपनी के राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी थी। तो कंपनी के राज्य में मिलाने की घोषणा की तो झांसी की रानी ने विरोध किया कि नहीं, वो अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। तो 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की झांसी में अंग्रेजों के और रानी के बीच में बहुत युद्ध हुए। झांसी में जब उन्हें लगा कि अंग्रेजों की सेना भारी पड़ रही है तो वो झांसी किले से भाग निकली, और किले से भागकर वो कालपी पहुंची। कालपी में से भागती हुई वो ग्वालियर तक पहुंची। ग्वालियर के किले को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन महाराजा सिंधिया चूँकि उस समय अंग्रेज़ों से मिल गए, और नील नामक एक जो सेनापति था उससे उनकी वहाँ भिड़ंत हुई। फिर वहाँ से भी वो भागी तो उनका घोड़ा एक जगह नाले में गिर गया। वीर और साहसी तो थी ही, पूरी मर्दाना थी वो, साहस उनमें कूट कूट कर भरा था। अंग्रेजों से ज़रा भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन ऐसी वीरांगना की जब उनका घोड़ा नाले में गिर गया तो वो परास्त हुई, घायल हुई और शहीद हो गई। तो महारानी लक्ष्मीबाई हुरोज नामक सेनापति ने से उनका युद्ध हुआ था, और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने जिंदा रहते हुए अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया था, और अंतिम सांस तक उन्होंने झांसी उनको नहीं दिया था। उनके मरने के बाद ही झांसी को उन्होंने अपने राज्य में मिला पाए अंग्रेज। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो कि महिला होते हुए भी उस काल में अंग्रेजों से डरी नहीं जरा भी, और पूरे साहस और के साथ उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कभी अगर आ जाए, गंगाधर राव इनके पति थे, इनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनने एक पुत्र को गोद लिया था। उस पुत्र को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र को वो लोग हड़प नीति के अंतर्गत उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। अब आता है बिहार। तो बिहार में नेतृत्व किसने किया? आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह की शहादत को भी सब लोग बिहार में आज भी याद करते हैं कि वो भी महान वीर थे। उन अंग्रेजों से खूब युद्ध किए उन्होंने। तो बिहार की कुंवर सिंह लखनऊ में वाजिद अली शाह के युवा पुत्र ब्रिजिस कादर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। 1857 की क्रांति में वाजिद अली शाह के जो पुत्र थे ब्रिजिस कादर, उनको विद्रोह का नेता बनाया गया था। तो ये कम से कम 4 या 5 नेताओं के नाम भी आप याद रखना अगर आ जाए कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से नेता थे। अब 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? मतलब कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये खासकर उन इतिहासकारों ने, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई क्रांति नहीं थी, ये तो छोटा मोटा विद्रोह था, ये क्रांति या आंदोलन नहीं था। लेकिन हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, क्रांति का स्वरूप बड़ा था और इसके समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था, और इसलिए हम इसको क्रांति ही कहेंगे। तो 1857 के संघर्ष को विद्रोह की संज्ञा दी कुछ भारतीय इतिहासकारों ने। कुछ इतिहासकारों ने इसको विद्रोह की संज्ञा दी, और कुछ ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। क्या कहा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ब्रिटिश इतिहासकार इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहते हैं कि नहीं, सैनिकों के द्वारा हुआ विद्रोह है, सैनिक असंतुष्ट थे इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन यह विद्रोह नहीं था। यदि यह विद्रोह होता तो किसी एक वर्ग विशेष या जाति विशेष या समुदाय विशेष के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया होता, जबकि इसमें सभी ने भाग लिया था। सभी ने मतलब चाहे वो राजा हों, हैं, या कृषक हों, सब लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसलिए जो भी पुराने राजा थे, देसी राजे नवाब, उन्होंने भाग लिया था, फिर सैनिकों ने भाग लिया था, किसानों ने भाग लिया था। समाज के एक वर्ग ने भाग थोड़ी लिया था, समाज के अनेक वर्गों ने इसमें भाग लिया था। इसलिए हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे। यूरोपीय इतिहासकारों ने भले ही इसको एक सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन ये हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
क्यों? देखो, इसको और क्लियर करने के लिए आप ये लिख सकते हो कि छोटे मोटे विद्रोह तो समय समय पर 1857 से पहले कई होते रहे, करीब करीब 100 विद्रोह हुए 1857 के पहले, लेकिन उनको तो हम स्वतंत्र संग्राम नहीं कहते, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष में हुए, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हुए, इसलिए उनको हम क्षेत्रीय विद्रोह कहते हैं, छोटे विद्रोह कहते हैं। लेकिन 1857 का विद्रोह तो बड़ा विद्रोह था, जिसमें समाज के अनेक वर्गों ने भाग लिया था, अनेक समुदायों ने भाग लिया था, और विशेष मुद्दों को लेकर ये युद्ध किया गया था, इसलिए हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब आता है कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। तो बच्चों, कभी कभी 1857 की असफलता के कारण भी अक्सर हमने देखा है पेपर में आते हैं, तो और एक क्वेश्चन सरल भी है, तो आप लोग इस पे ध्यान दें कि एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो इसको बहुत आराम से, चाहे 3 नंबर में आएगा तो 3 बिंदु लिख के आना व्याख्या करके, अगर 4 नंबर में आता है तो 4 बिंदु लिखें। 4 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। पहला कारण है असफलता। असफलता मतलब समझते हो ना कि 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं रहा, मतलब अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया था, क्रांतिकारियों को कुचल दिया था, तो उसके क्या कारण थे कि उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को कुचल दिया, दमन कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, जेलों में डाल दिया? क्या कारण थे कि हमारे भारतीय क्रांतिकारी असफल रहे और ये युद्ध असफल रहा? तो पहला कारण था निश्चित तिथि से पूर्व। तो 1857 का विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन मेरठ छावनी से ये 10 मई को ही शुरू हो गया, तो क्रांतिकारियों को तैयारी का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया, इसके कारण ये असफल रहा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर और टाइम मिल जाता तो क्रांतिकारी अपने आप को और मजबूत कर लेते। तो समय से पूर्व शुरू हो जाने के कारण पर्याप्त तैयारी का अवसर नहीं मिला, इसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। अब दूसरा कारण है सैन्य नेतृत्व का अभाव। सैन्य नेतृत्व का अभाव, इसमें क्या लिखेंगे आप व्याख्या में? बिल्कुल कम से कम एक लाइन में व्याख्या जरूर करके आएँ। अगर बहुत डिटेल नहीं कर पा रहे हैं तो संक्षिप्त में अपनी बात को समझा दें कि सैन्य मतलब होता है सेना का नेतृत्व अच्छा नहीं था। तो क्यों नेतृत्व अच्छा नहीं था? देखिए, बहादुर शाह जफर वीर थे, लेकिन वो बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे उस समय तक, 1857 की क्रांति तक वो बूढ़े हो गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई में वीरता की, साहस की, बुद्धिमानी की बिल्कुल कमी नहीं थी, सब चीज़ें थी। वीरता कूट कूट के भरी हुई थी, साहसी थी, दबंग थी, हैं, सब कुछ था, लेकिन वो महिला थी, हैं, उसकी अपनी लिमिटेशन थी। तो वो महिला होने के कारण वो तीसरा तात्या टोपी वीर साहसी सब थे, लेकिन संगठन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो एक योग्य नेतृत्व सेना को नहीं मिल पाया, ये भी क्रांति की असफलता का बहुत बड़ा कारण है कि कोई एक नेता उस समय ऐसा नहीं था जिसके झंडे के नीचे सब लोग इकट्ठे हो पाते। अपने अपने गुण सभी में थे, सब वीर थे, साहसी थे, बुद्धिमान थे, कूटनीतिज्ञ थे। तात्या टोपे तो इतने अच्छे रणकुशल वाके थे, लेकिन उनको एक राजद्रोही ने पकड़ के गिरफ्तार करवा दिया था और फांसी पर चढ़वा दिया। हालांकि झांसी की रानी के साथ उन्होंने खूब युद्ध किया है, झांसी की रानी के साथ बराबर उन्होंने उनका साथ दिया। तो तात्या टोपे योग्य कुशल तो थे, लेकिन संगठन की क्षमता उनमें भी नहीं थी। तो सेना को एक ऐसा नेता नहीं मिल पाया जिसके आवाज़ या जिसके झंडे के नीचे सब इकट्ठे हो पाते। कुशल नेतृत्व का अभाव, ये हमने अभी हाल आपको समझा ही दिया कि नेतृत्व अच्छा नहीं था। फिर डाक तार संचार प्रणाली कि उस समय देखो, आप लोग बच्चों ये जानते हो कि रेल की पटरी कौन लाया था? अंग्रेज लाए थे। रेल कौन लाया था? 1853 में सबसे पहले रेल बम्बई और थाने के बीच अंग्रेजों ने चलवाई। डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था, संचार व्यवस्थाएं, ये अंग्रेजी भारत में लेकर आए थे। तो अंग्रेज लेकर आए थे तो उन्हीं का नियंत्रण था इन पर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे कहीं एक मान लो सागर में विद्रोह हुआ, तो आसपास सागर का जो क्षेत्र है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, जो भी आसपास का क्षेत्र, दमोह है, वहाँ से सेना बुला ली। तो अंग्रेज लोग विद्रोहों का दमन करने के लिए तुरंत सूचना दे देते थे तार के द्वारा, और तुरंत उनके लिए सेना उपलब्ध हो जाती थी। तो संचार व्यवस्था का पूरा फायदा अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने में लिया।
इसके कारण क्योंकि उन्हीं के द्वारा लागू की गई व्यवस्थाएं थी ये, तो उनका नियंत्रण था इन पर। एक मरते हुए अंग्रेज का कोटेशन है, जो अंग्रेज दम तोड़ रहा था 1857 की क्रांति की, मरते हुए अंग्रेजों के द्वारा जो मारा गया था, मरते हुए भारतीय शहीद सैनिक का कथन है कि इस तार ने हमारा दम घोंट दिया, इस तार ने हमारा दम घोंट दिया। इसका अर्थ ये है कि इस डाक तार व्यवस्था के कारण भी हमारा पतन हुआ, हम हार गए। अगला क्वेश्चन पॉइंट है अपना कि नेताओं में पारस्परिक मतभेद। नेताओं में पारस्परिक मतभेद मतलब नाना साहब जैसे कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनकी अपनी इशू थी, वो सिर्फ अपने पद और पेंशन उन्हें नहीं मिल रही थी, इसके कारण लड़ रहे थे। देश को स्वतंत्र कराना है, ऐसी भावना उस समय नेताओं में विकसित नहीं हो पाई थी कि वो मिलकर देश के लिए करते। उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो भी नेता इस युद्ध में भाग ले रहे थे, इस क्रांति में भाग ले रहे थे, उनके अपने अपने इशू थे, चाहे वो रानी की लक्ष्मीबाई हों या बहादुर शाह जफर हों, वो अपनी दिल्ली को बचाने में लगे हुए थे। तो क्षेत्रीय नेताओं के पारस्परिक मतभेद होने के कारण भी वो मिलकर क्रांति में एकजुट होकर तैयारी नहीं कर पाए। नौसैनिक शक्ति का अभाव, अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी, इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया कि जब उन्हें लगा कि सेना कम है, रसद कम है या कोई भी परेशानी है, तो वो तुरंत मैसेज करके नौसेना उनकी वैसे ही सशक्त थी और जहाज़ों के द्वारा सैनिक बुलवा लिए जाते थे, अस्त्र शस्त्र बुलवा लिए जाते थे। ये उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण था। और एक गोला बारूद अस्त्र, हमारे भारतीयों के अस्त्र पुराने ढंग के थे, अंग्रेजों के अस्त्र गोला बारूद नए ढंग के थे, इसके कारण भी वो उनका सामना नहीं कर पाए। अस्त्रों में भी असमानता थी, उनके बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र थे और योजनाबद्ध तरीके से काम भी हमारे क्रांतिकारियों ने नहीं किया, इसलिए बहुत अल्पकाल में ही आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने बहुत आसानी से इनका दमन कर दिया। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गोलीबारी करते थे, दमन करने के लिए लाठीचार्ज करते थे, अंधाधुंध गोलियां चलवाते थे और जेलों में ठूस देते थे। तो इस तरह बहुत आसानी से उन्होंने 1857 की क्रांति का दमन कर दिया। नेक्स्ट है अपना तात्या टोपे के बारे में अगर आपको टिप्पणी लिखने को आए तो आप क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश के महान क्रांतिकारियों में से थे, वीर थे, साहसी थे, अच्छे सैनिक थे और सेनापति थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई का भी उन्होंने खूब साथ दिया 1857 की क्रांति के दौरान। गोरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते थे और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 18 अप्रैल 1858 को एक राजद्रोही ने, एक भारतीय ने ही उनको मानसिंह करके, राजा मानसिंह ने अंग्रेजों को खबर दे दी कि वो फला जगह है। तो अंग्रेजों ने जाके उनको घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर क्यों चढ़ाते थे? अंग्रेज लोग अक्सर जेलों में ठूसते थे या फांसी पर चढ़ाते, सारे हम फांसी देते थे। क्यों? ताकि दूसरे लोगों को एक शिक्षा मिले कि अगर हम भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे तो वो हमको भी ऐसे फांसी पर लटका देंगे। तो दूसरे लोग उनसे डर कर रहे हैं, कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ ना करें, इसलिए वो सरेआम फांसी हमारे क्रांतिकारियों को देते थे। अगला है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो हम इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना बड़ी बहादुरी से किया था। अंग्रेज सेना से 8 दिन तक युद्ध किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो झांसी को बचाने में निष्फल हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किले से भाग निकली। उनकी एक हमशक्ल थी झलकारी बाई, उनको भी हम शहीदों में उनकी गिनती भी करते हैं। कुछ रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी और उन्होंने उस समय अंग्रेजों को धोखा देने के लिए लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया था और रानी लक्ष्मीबाई को किले से निकलने में मदद की थी और वो झलकारी बाई अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हो गई। तो हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान वीर हुए हैं जो हमारे राजाओं के लिए एक क्षण भी नहीं सोचते थे, उनके लिए प्राण न्यौछावर कर देते थे। तो रानी झलकारी बाई शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से निकाल दिया। अंग्रेजों ने कालपी तक उनका पीछा किया। वे वहाँ से भी जब भाग निकली तो मृत्यु से पूर्व उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और हुरोज ने भी उनकी वीरता की तारीफ की थी, लेकिन अंत में वो शहीद
हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। तो बेटा ये था आज तक का अपना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और ऐसे तुम नाना साहब का, तात्या टोपे का, कुंवर सिंह का, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग इसमें से तैयार करेंगे। कारणों पे ज़रूर ध्यान देना। थोड़ा सा धार्मिक कारण छूट रहे तो हम उनको भी थोड़ा सा ले लेते हैं कि 1857 की क्रांति के कुछ धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण में आप क्या लिखोगे कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। कैसे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की? ईसाई मिशनरियाँ घूम घूम कर भारतीयों को ईसाई बनाती थी। दूसरा, लालच देकर भी ईसाई बनाती थी, मतलब नौकरी का लालच दे के, पैसे का लालच दे के, तो ईसाईकरण करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण भारतीयों के मन में उनके प्रति गुस्सा और रोष था। धार्मिक कारण में एक तो आप ईसाईकरण लिखोगे, दूसरा ये लिखोगे कि ईसाई मिशनरियाँ जो समय शिक्षा प्रदान करती थी, वहाँ भी उनका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को मतलब इतनी अंग्रेजी सिखा दी जाए जिससे वो हमारा काम इजीली कर सकें। तो शिक्षा भी उन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा भी लागू इसीलिए की थी कि भारतीय हमारे सहयोग कर सके हैं। और अंग्रेजी शालाओं में भी ये होता था, जब उनको शिक्षा दी जाती थी तो उस समय भी उनको ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी ताकि उनका मन बदले और वो ईसाई बने। मतलब ईसाई धर्म की विशेषताएं, दया, धर्म, उनके बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बताना। और धार्मिक में आप ये भी लिखोगे कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए अनेक लालच दिए और बहुत सारे प्रयास किए, जिनके कारण हमारे भारतीय लोगों को गुस्सा आया कि ये अगर निरंतर ऐसे ही काम करते रहे तो हमारा धर्म खतरे में है। तो 1857 की क्रांति के ये प्रमुख कारण थे। धार्मिक, सामाजिक में आप वही बाल विवाह के खिलाफ जो कानून बना था, विधवा विवाह के खिलाफ कानून बनाया। एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे, तो भारतीयों को ये लगा कि ये हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम अपने सामाजिक मामलों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। इसके कारण भारतीयों के मन में गुस्सा था, रोष था और उन्होंने 1857 की क्रांति की। तो सैनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ये ऐसे बहुत सारे कारण हो गए थे जिनके कारण भारतीयों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। किसानों ने क्यों भाग लिया था? क्योंकि जितनी भी राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के समय में चली थी, किसानों का हमेशा दोहन किया गया था। करों की दर हमेशा इतनी ज़्यादा होती थी जिनके कारण वो कर नहीं चुका पाते थे और गाँव को छोड़ कर भाग जाते थे। मतलब भू राजस्व प्रणाली कोई सी भी आई, लेकिन कभी भी उनसे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति के ये प्रमुख कारण थे। हमने आपको नेताओं के बारे में बताया, स्थल के बारे में बताया। इन क्वेश्चनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित है कि आपको अच्छे से लिख पाएंगे। इनको कम से कम 2 बार पढ़ना। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जब भी पेपर आता है तो पेपर की सारी क्वेश्चनों को आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। 2 बार पढ़ने से ये समझ में आता है कि पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करो सबसे पहले। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप बताइए, तो आप स्वरूप में मत अटक जाना कि क्या होता है स्वरूप। मतलब कुछ इतिहासकारों ने उसको विद्रोह कहा, कुछ इतिहासकारों ने उसको क्या कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझो, फिर उसका अर्थ लिखो। तो आप बहुत बेहतर ढंग से लिख पाओगे। और सरल भाषा में लिखने का प्रयत्न करो, कठिन वर्डों में उलझने की कोशिश बिल्कुल ट्राई मत करो। आप बहुत सरल भाषा में, अपनी भाषा में आंसर लिखो। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले बिंदुवार लिखने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड में बिंदुवार लिखने से अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। और व्याख्या करने से नंबर तो उसमें भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें आप लोग कहीं कहीं फिर भूल जाते हो समझाने में। बिंदुवार व्याख्या करके लिखिए। धन्यवाद।